हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल वासुल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट के पेपर 2 को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये जो पेपर है हमारा, ये 2013 का पेपर है, 27 जून को हुआ था। सॉल्व पेपर है। इसमें यूपी टेट के पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन, और 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। ठीक है, और गलत उत्तर देने के लिए नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसके बाद इस परीक्षा में टोटल कितने सेक्शन हैं? एक तो हमारा बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र है, जिसके प्रश्न आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन आपके साथ सीडीपी के डिस्कस करूंगा। और सेकंड जो सेक्शन होता है, पार्ट सेकंड भाषा हिंदी का होता है, जिसमें 31 से 60 क्वेश्चंस होते हैं, 16 नंबर तक। और थर्ड वाला भाषा अंग्रेजी का होता है, इसमें प्रश्न का 61 से 90 तक होता है। फिर हमारा फोर्थ होता है पार्ट, जिसमें गणित और विज्ञान के 91 से 150 तक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ऑप्शन दिया है कि विश्वसनीयता है, वैधता है, और तीसरा दिया है कि वस्तुनिष्ठता है, या 4 मानक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, विश्वसनीयता जो है वह ऐसा लक्षण है जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। ठीक है, विश्वसनीय तकनीक से समान स्थितियों के अंतर्गत बार बार मापन से समान परिमाण प्राप्त होते हैं। विश्वसनीयता किसी मापन तकनीकी की स्थिरता के परिमाण के बारे में कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि थ्रस्टर तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? ऑप्शन दिया है कि बुद्धि के मापन से संबंधित हैं, या 2 अभिव्यक्ति के मापन से, या 3 मूल्य के, या व्यक्तित्व के। तो लिकर्ट और जो थ्रस्टन है वह अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट होगा हमारा। इसके बाद ही थ्रस्टन तथा अभिवृत्ति मापनी में किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया के प्रति विचार व्यक्त करने वाले अनेक कथन एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? ऑप्शन दिया है कि सृजनात्मकता का है, 2 दिया है अभिप्रेरणा का है, 3 रुचि, 4 बुद्धि। तो उत्सुकता परीक्षण है वह किसका घटक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, सृजनात्मकता का। तो इसके कुछ मेन पॉइंट हैं कि उत्सुकता परीक्षण सृजनात्मकता का घटक है। उत्सुकता के कारण व्यक्ति भिन्न भिन्न पहलुओं पर भिन्न भिन्न दिशाओं में चिंतन करता है, जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, यही कारण है कि सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन मौलिकता नहीं है, वी प्रवाह नहीं है, सी मितव्ययिता नहीं है, और डी उपयोगिता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3 वाला, जो मितव्ययिता है वह क्या है? सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। मेन पॉइंट है कि मौलिकता से तात्पर्य समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति द्वारा की गई क्रियाओं से होता है। भिन्न भिन्न क्रियाओं में से कोई एक क्रिया समस्या का समाधान कर पाने में सक्षम होती है, तो ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति में मौलिकता का गुण है। ठीक है, प्रवाह से तात्पर्य अनेक तरह के विचारों की खुली अभिव्यक्ति को कहा जाता है। प्रवाह का संबंध शब्द साहचर्य स्थापित करने तथा शब्दों की अभिव्यक्ति से होता है। ठीक है, इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गैगने निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन 1 दिया है हमारा कि अधिगम से, अधिगम का श्रेणी क्रम से, या अधिगम के सिद्धांत से, या अधिगम के मूल्यांकन से, या अधिगम का प्रबंधन से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, तो जो गैगने कहाँ के वैज्ञानिक थे? एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, रॉबर्ट गैगने जिनका पूरा नाम था। शिक्षण के अधिगम के मनोविज्ञान के लिए एक उदार दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था।
अधिगम के श्रेणी क्रम में सभी 8 प्रकार के सीखने की एक खास विशेषता यह है कि सभी श्रृंखलाबद्ध क्रम यानी हायरार्किकल ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, गैगने ने हायरार्की दी थी। इसके बाद ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये जो हायरार्की दी है, जैसे फर्स्ट क्या आता है हमारा सांकेतिक सीखना होता है। ऐसे ये जो होता है ना, नीचे से ऐसे करके चलता है ऊपर के लिए। ठीक है, सांकेतिक सीखना होता है। उसके बाद उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, फिर सरल श्रृंखला का सीखना, फिर 4 नंबर पे शाब्दिक साक्षर सीखना, 5 नंबर पे विभेदीकरण सीखना, फिर 6 पे है संप्रत्यय सीखना, फिर 7 नियम सीखना, और 8 पर क्या होता है, फिर हम समस्या समाधान सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। ऑप्शन 1 दिया है कि बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। सेकंड, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित। थर्ड दिया है कि कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। फोर्थ दिया है हमारा बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 वाला। ठीक है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। जैसे बुद्धि लब्धि, इसका जो फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि का वो होता है मानसिक आयु बटे तैत्तिक आयु गुणे 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 16 पीएफ यानी 16 पीएफ का प्रयोग किसने मापन हेतु किया था। ऑप्शन ए सृजनात्मकता को मापन के लिए, या 2 अभिरुचि के लिए, या व्यक्तिगत के लिए, या दबाव के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3rd होगा व्यक्तिगत के लिए। ठीक है, तो 16 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण कैटल ने किया था। किसने किया था? 16 पीएफ का कैटल ने किया था। ठीक है, याद रखना। इसके द्वारा व्यक्ति के 16 शील गुणों का मापा जाता है। 16 शील गुणों को मापा जाता है। कैटल ने इन शील गुणों में 3 तरह के प्रमुख शील गुणों जैसे चित्त प्रकृतिशील गुण, क्षमताशील गुण तथा गत्यात्मक शील गुण का समावेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। बुद्धि का जो तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था, थ्रस्टन ने दिया था, या 4 दबाव ने दिया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, कैटल ने दिया था। तो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल रेमंड कैटल ने दिया था। इनका कैटल का पूरा नाम है रेमंड कैटल ने दिया था। रेमंड कैटल के अनुसार जी कारक के अतिरिक्त बुद्धि के 2 अन्य कारक हैं जो तरल और ठोस बुद्धि। ठीक है, ठोस बुद्धि का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जहां आदतें तय हो गई हो। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उसका ये आया अभी क्वेश्चन नंबर 8 का प्रश्न के अन्य विकल्प से गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। मतलब जो गिलफोर्ड थे उन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था, और थ्रस्टन द्वारा समूह कारक सिद्धांत था, स्पीयरमैन द्वारा द्विकारक सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, ये सभी सिद्धांत जो है याद कर लें। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। थ्रस्टन द्वारा समूह कारक दिया गया था, और स्पीयरमैन द्वारा द्विकारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान। ऑप्शन 1 खेल का मैदान, 2 सभागार, 3 घर, 4 विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु एक उत्तम स्थान कहाँ हो सकता है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है, यहाँ बच्चा बहुत ही अच्छे से सीखेगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण उत्तम स्थान है। विद्यालय एवं कक्षा के बच्चे संवेद, प्रतिक्षण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्याहान, समाधान, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कणा जैसी संज्ञानात्मक क्रियाएं करके संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उसका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ, उसका समुचित प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे का चौमुखी विकास यानी पूरी तरह से विकास होता है। अच्छा विकास कर सकते हैं विद्यालय एवं कक्षा के जो इन्वायरमेंट होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अभिप्रेरणा से
अभिप्रेरणा से स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन 1 दिया है कि आवश्यकता, 2 चालक, 3 प्रेरक, 4 इच्छा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, ठीक है। आवश्यकता नीड जो होती है वो अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में प्रथम कदम होता है। मेन पॉइंट दिया है कि किसी वस्तु की अति या कमी आवश्यकता कहलाती है। किसी अगर वस्तु की अति या कमी क्या होती है, वह नीड कहलाती है। नीड जो होती है, आवश्यकता जो होती है वो दो प्रकार के बताए गए। एक तो जैविक आवश्यकता यानी बायोजेनिक नीड होती है, ठीक है। दूसरी सामाजिक नीड यानी सोशियोजेनिक नीड होती है, ठीक। तो हमारी जो नीड कौन कौन सी होती है, एक तो बायोजेनिक नीड होती है, दूसरी सोशियोजेनिक नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, ठीक है। व्यवहार में अगर कोई स्थायी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ का अभ्यास कर रहे हो, स्थायी परिवर्तन हो जाए तो इसके कारण को क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन 1 सीखना कहते हैं, सोचना कहते हैं, या क्रिया करना कहते हैं, या कल्पना करना कहते हैं। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सीखना, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, ठीक है। फोर्थ है हमारा अनुभूति। तो इसका जो फोर्थ वाला है वो राइट होगा कि जो अनुभूति है, फीलिंग जो है, वह स्मृति से संबंधित नहीं है। बाकी का जो धारणा है, पुनर्स्मरण है और पहचान है, ये सब क्या है हमारा? स्मृति से संबंधित है, ठीक है। स्मृति में 4 प्रकार की उपक्रियाएं होती हैं। एक तो सीखना, लर्निंग होता है, दूसरा धारणा करना यानी रिटेंशन, पुनर्स्मरण यानी रिकॉलिंग, फिर पहचान करना रिकॉग्नाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा का सिद्धांत को कहा जाता है। मैस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है, शारीरिक सिद्धांत कहा जाता है, या 3 दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत कहा जाता है, 4 अंतर्नोद का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, ठीक है। आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत की आवश्यकता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ नीड कहा जाता है। मैस्लो ने मानव जीवन की आवश्यकता को 5 भागों में विभाजित किया। उनके अनुसार जब लोग निम्न स्तरों की आवश्यकताओं की पूरा करते हैं तो उसके बाद वे उच्च स्तर की ज़रूरतों के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रधानाध्यापक तथा वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ऑप्शन 1 सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, ठीक है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व यानी प्रधानाध्यापक का वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली बेहतर है। प्रजातांत्रात्मक नेतृत्व में शिक्षक छात्रों से विचार विमर्श करते हुए छात्रों को विश्वास में लेकर अध्ययन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, छात्रों की कठिनाइयों पर विचार करते हैं एवं उनके साथ मित्रव्ययी, सहयोगी एवं एकतापूर्ण संबंध बनाते हैं। शिक्षक कभी भी छात्रों पर अपने विचार, इच्छा एवं भावनाएं थोपते नहीं हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किसने कहा था? सैफर ने कहा था, या हैडफील्ड ने कहा था, या ड्राइवर ने कहा था, या होथ लैडेल ने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ड्राइवर ने कहा था, ठीक है। ड्राइवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, मानसिक स्वास्थ्य के जो रूल हैं उनको खोजना, उन्हें बनाए रखना अध्ययन का एक केंद्र बिंदु है, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। चेस और कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है कि लड़ाई वाले खेल में, बौद्धिक खेल में, या प्रायोगिक खेल में, या गतिमान खेल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, ठीक है। बौद्धिक खेल में, चेस और कार्ड वाले बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जाता है।
इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अभिवृत्ति संप्रत्यय है, संज्ञान परक है, 2 क्रियापरक है, 3 संवेगात्मक है, 4 ये सभी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 4। ठीक है, अभिवृत्ति क्या होगा, संज्ञान परक और क्रियापरक और संवेगात्मक संप्रत्यय पाया जाता है। ठीक है, अभिवृत्ति में संज्ञान परक, क्रियापरक तथा संवेगात्मक संप्रत्यय तीनों पाया जाते हैं। तो इसका राइट आंसर का 4 वाला ये सभी। इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट है इसी का कि संज्ञानात्मक संप्रत्यय में व्यक्ति की अभिवृत्ति वस्तु के प्रति ज्ञान, नॉलेज तथा उसका अपना फैथ, ठीक है, विश्वास समाहित होता है। क्रियापरक संप्रत्यय में व्यक्ति के मन में वस्तु के प्रति एक नकारात्मक और सकारात्मक व्यवहार करने की तत्परता होती है। भावात्मक संप्रत्यय में व्यक्ति के मन में वस्तु के प्रति एक सुखद और दुखद भाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि है, क्या है बुद्धि? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो 1 या 2 राइट है, या 1 और 2 दोनों राइट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 4, यानी दोनों राइट हैं। ठीक है, सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। यानी जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया है। बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट करने की एक क्षमता है। दूसरा कह रहा है कि बुद्धि सीखने की क्षमता यानी एबिलिटी ऑफ लर्निंग है। थर्ड है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता यानी एबिलिटी ऑफ कैरी आउट अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। बोरिंग ने सर्वप्रथम बुद्धि की औपचारिक परिभाषा प्रस्तुत की और कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? ऑप्शन दिया है कि तर्क से है, चिंतन से है, बोध से है या विवेक से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3rd हमारा, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। ठीक है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। 3rd वाला राइट होगा हमारा। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत है, या रचनात्मक और मौलिकता है, या 3rd समायोजन और बुद्धि है, या 4th चिंतन और कल्पना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, चिंतन और कल्पना है। ठीक है, व्यवहारवादी थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, सेकंड प्रतिपकारी अवरोध या प्रतिबोधित अवरोध या प्रतीक्षाति अवरोध। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, प्रतिपकारी अवरोध जो होता है वो भूलने का सिद्धांत है। प्रतिपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार नए सीखे हुए ज्ञान, जो नया हमने ज्ञान सीखा है, ठीक है, विषय वस्तु तथा धारण की जांच के मध्य किसी अन्य ज्ञान तथा विषय वस्तु को सीखने पर नए ज्ञान की मात्रा में कुछ कमी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं शिवाय वाग्नशा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 3। ठीक है, संबंध के। मानसिक विकार के लक्षण है बाकी के, भागनशा है, तनाव है, चिंता, ये सब मानसिक विकार है हमारे, बाकी संबंध ये डिफरेंट है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि
विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? विकास का ऐसा कौन सा काल है जो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल है? ऑप्शन ए किशोरावस्था है, 2 प्रौढ़ावस्था है, 3 मध्यावस्था है या वृद्धावस्था है। तो विकास क्रम का जो किशोरावस्था को क्या है, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, यानी ये ऑप्शन हमारा 1 राइट होगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चा बहुत ही दबाव में होता है, तनाव में होता है, ठीक है, बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है। इसके बाद ही नेक्स्ट, हाँ, इसका जो मेन पॉइंट है कि इसका मेन पॉइंट दिया गया है कि GS हॉल के अनुसार किशोरावस्था में अधिक तनाव होने का कारण यह है कि किशोरों को प्रमुख अंतः प्रेरणा यानी इम्प्यूलेसिस और परिवर्तनवाद बनाम रूढ़िवाद, संवेदनशील बनाम कठोरता आदि में घोर मानसिक संघर्ष झेलना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस एनिमल पर किया था? ठीक है, पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का, वो किस एनिमल पे किया था? आप लोग सभी जानते होंगे। तो पावलोव ने तो डॉग पे किया था, ठीक है, कुत्ते पर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सीखने के वक्र हैं, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, पूर्णतः सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, ठीक है। सीखने के जो वक्र होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए विषय वस्तु का, विद्यार्थी की आयु का, वैयक्तिक भिन्नता का या विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता का। व्यक्तिक अध्यापन के समय अध्यापक को व्यक्तिक भिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हमारा कि कर्ट लेवाइन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परस्परता कहते हैं, 2 रचनात्मकता कहते हैं या 3 गतिशीलता कहते हैं या 4 संगति कहते हैं। तो कर्ट लेवाइन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर है वो 3rd वाला है, गतिशीलता कहते हैं। कर्ट लेवाइन के अनुसार समूह गतिकी से तात्पर्य समूह के विशेषकर छोटे समूह के उन बालों में प्रभाव से होता है जिनसे सदस्यों का व्यवहार एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है, ठीक है। समझ आ गया कि कर्ट लेवाइन के अनुसार ही समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। किस में घनिष्ठ संबंध है? मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है, यानी अभिवृत्ति में है या स्वीकार्यता में है या बचने में है, समायोजन में है। तो मानसिक स्वास्थ्य मूलतः वातावरण के विभिन्न पहलुओं के साथ संतोषजनक ढंग से समायोजन करने की क्षमता रखता है। तो इसका ऑप्शन 4 होगा, ठीक है, समायोजन, यानी मानसिक स्वास्थ्य और हमारा समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? ठीक है, अधिगमकर्ता को कौन अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद देता है या क्रियाशीलतावाद देता है या व्यवहारवाद देता है या सृजनशीलतावाद देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सृजनशीलतावाद, ठीक है। जो सृजनशीलतावाद है वह अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। सृजनात्मकता में व्यक्ति अभिसारी और औपचारिक चिंतन करते हैं, सामग्रियों सूचनाओं को इकट्ठा करता है तथा उनका विश्लेषण कर अधिगम करता है, ठीक है। इसके साथ ही इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो मिश्रित विधि है या विचार साचार्य विधि है या 1 2 दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो ऑप्शन 3rd राइट होगा हमारा, ठीक है। मिश्रित विधि और विचार साचार्य विधि दोनों ही स्मरण करने की विधियाँ हैं। मिश्रित विधि
पूर्ण तथा अंश विधि का संयुक्त रूप है। पूर्ण विधि में किए जाने वाले पूरे पाठ को आरंभ से अंत तक बार बार पढ़ा जाता है। वहीं अंश विधि में याद किए जाने वाले पाठ को कई अंशों कड़ों में बांटकर, यानी पैराग्राफिक टाइप, ठीक है, बांटकर याद किया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके अंशों में डिवाइड करके उसको याद किया जाता है। मिश्रित मेथड क्या है? इसमें पहले पूर्ण विधि का प्रयोग कर कठिन अंशों का पता लगाया जाता है, फिर अंश विधि सहायता से विषय सामग्री को समग्र रूप से याद कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ही विचार साहचर्य मेथड क्या है? किसी भी चीज़ को अकेले रूप में याद करने का विरोध करती है। अधिगम विषय को जितना संभव हो पूर्व अनुभवों तथा दूसरी क्रियाओं एवं संबंधित वस्तुओं से साहचर्य स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उदाहरण के लिए विज्ञौर शब्द इंद्रधनुष के रंगों को याद करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। यानी कहा जा रहा है कि हमें जब भी पढ़ाना चाहिए तो कुछ पिछला या फिर किसी वस्तुओं से या इन्वायरमेंट से, ठीक है, रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया है उससे रिलेट करके कुछ ना कुछ ऐसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, साहचर्य सीखने से स्मरण आसानी से हो जाता है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर फिनिश होता है हमारा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ, जिसमें हम CDP के 30 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।